सभी को मेरा हाय और नमस्कार। स्टडी रूम के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा विषय है टेंसेस यानी काल। पिछले वीडियो में मैं जब आपको वर्ब्स के बारे में सिखा रही थी तब मैंने बताया था कि एक वाक्य में वर्ब एंड टेंस दोनों एक साथ आते हैं, यानी क्रिया और काल दोनों एक साथ आते हैं। हमने क्रिया के बारे में विस्तार से पिछले वीडियो में जाना था, तो इस वीडियो में हम आज काल के बारे में यानी टेंस के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसलिए चलिए शुरू करते हैं इस लेसन को। दोस्तों, काल हमें किस में मदद करता है? Tenses help us find out whether the action in the sentence has happened in the past, present or future. अर्थ क्या हुआ इसका? काल हमें यह पता लगाने में मदद करता है कि एक वाक्य में जो क्रिया हो रही है घटित या फिर जो कार्य हो रहा है वह कब हुआ है, भूतकाल में, वर्तमान में या भविष्य में। तो इस हिसाब से हमारे काल के प्रकार कितने हो गए दोस्तों? 3 प्रकार हो गए। पहला है पास्ट टेंस यानी भूतकाल, दूसरा है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल और तीसरा है फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। हम इन तीनों कालों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, विस्तार से जानेंगे कि इनके कितने प्रकार होते हैं और साथ में उदाहरण भी देखेंगे सो दैट हमें आसानी से समझ में आ जाए कि ये क्या है। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एक वाक्य में क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट को हम कहते हैं हिंदी में कर्ता और वही ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कारक। तो सब्जेक्ट क्या है? एक वाक्य में जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं या जो क्रिया या कार्य कर रहा होता है एक वाक्य में, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता। और वही ऑब्जेक्ट जो है वो एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु होता है जो क्रिया को प्राप्त करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से चलिए हम उदाहरण देखते हैं। मैं कह सकती हूँ ऋतु थ्रू द बॉल। ठीक है, ये एक वाक्य हो गया। इसका अर्थ है ऋतु ने बॉल फेंका। तो यहाँ पे क्रिया क्या हुआ दोस्तों? क्रिया है थ्रू। क्यों? इसे हम कहते हैं फेंकना। फेंकना एक कार्य होता है ना, इसलिए ये क्या हो गया हमारा वर्ब। और वही ऋतु जो है, ऋतु क्यों सब्जेक्ट हो जाएगा? क्योंकि एक वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही होती है या फिर जो क्रिया कर रहा होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो ऋतु, यहाँ पे ऋतु के बारे में बात किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ऋतु ने बॉल को फेंका और वही ऋतु कार्य कर रही है ना। बॉल फेंकने का कार्य कौन कर रहा है? ऋतु। इसलिए ये हो गई सब्जेक्ट। और इसी हिसाब से हमारा ऑब्जेक्ट यानी कारक क्या होगा? जो क्रिया को प्राप्त करता है। यहाँ पे एक वस्तु प्राप्त कर रहा है क्रिया को। ठीक है, बॉल है जो क्रिया प्राप्त कर रहा है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। उसी हिसाब से एक और वाक्य देखते हैं। गौतम गोज टू स्कूल, है ना। ये वाक्य में अर्थ हो गया इसका गौतम स्कूल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्रिया क्या हुआ? जो कार्य हो रहा है उसे हम क्रिया कहते हैं, है ना। तो स्कूल जाना एक कार्य है, तो गोज क्या हो गया हमारा? वर्ब। ठीक है, उसी हिसाब से जो क्रिया को कर रहा है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। कौन कर रहा है स्कूल जाने का कार्य? गौतम। गौतम क्या हो गया? सब्जेक्ट। उसी हिसाब से क्रिया को जो प्राप्त करता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट या कारक। तो यहाँ पे जो स्थान है, ये स्कूल जो स्थान है वो क्रिया को प्राप्त कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम ढूंढ सकते हैं कि एक वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस क्या होता है दोस्तों? प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस इन द प्रेजेंट, यानी वर्तमान काल का उपयोग हम तब करते हैं जब हम उन क्रियाओं का वर्णन करना चाहते हैं जो अभी हो रही है या वर्तमान में हो रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे होते हैं वर्तमान काल के 4 प्रकार। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सरल वर्तमान काल। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी वर्तमान निरंतर काल। तीसरा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी वर्तमान पूर्ण काल। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी वर्तमान पूर्ण निरंतर काल। इन चारों के बारे में अब हम विस्तार से जानते हैं। चलिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है दोस्तों? सिंपल प्रेजेंट टेंस कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस डेली एक्टिविटीज, फैक्ट्स एंड यूनिवर्सल ट्रूथ्स, यानी
इसका अर्थ है कि सरल वर्तमान काल का उपयोग हम तब करते हैं जब हम दैनिक गतिविधियों के बारे में वर्णन करना चाहते हैं या तथ्यों के बारे में बताना चाहते हैं या फिर सार्वभौमिक सत्य जो होते हैं उन्हें व्यक्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका एक नियम होता है, हमारा जो वाक्य है इस हिसाब से लिखा जाएगा। तब सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद आता है वर्ब यानी क्रिया, और आखिर में आता है उस वाक्य में ऑब्जेक्ट यानी कारक। तो इस हिसाब से ये जो पैटर्न है, ये इस नियम से हम वाक्य बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो चलिए उदाहरण देखते हैं अब। हमारा सबसे पहला वाक्य है शी गोज टू स्कूल। शी गोज टू स्कूल, यहाँ पे ये क्यों है सिंपल प्रेजेंट टेंस? इस वाक्य का अर्थ है वह स्कूल जाती है। एक तो ये प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में, ये हमें पता है, ठीक है, पर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये एक दैनिक गतिविधि के बारे में ये वाक्य हमें बता रहा है, ये एक दैनिक गतिविधि को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। एक और चीज हम पैटर्न भी देख सकते हैं यहाँ पे, यानी नियम देख सकते हैं। सबसे पहले शी, यहाँ पे शी क्या है? क्रिया जो कर रहा है उसे दर्शा रहा है ये, तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। उसी हिसाब से गोस क्या है? यहाँ पे क्रिया है, ये वर्ब हो गया। और जो क्रिया को प्राप्त करता है स्कूल, यहाँ पे स्थान है जो प्राप्त कर रहा है क्रिया को, वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो इसी तरीके से इसका पैटर्न होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, है ना, सरल वर्तमान काल का ये नियम है। वाक्य ऐसे बनते हैं, ऐसे दिखते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर है वर्ब यानी क्रिया, और फिर आता है ऑब्जेक्ट यानी कारक। ठीक है, अब दूसरा वाक्य देखते हैं उसी हिसाब से। आई एम 15 years old। आई एम 15 years old, यहाँ पे इसका अर्थ है मैं 15 साल का हूँ। तो ये एक वर्तमान काल है, और दूसरा सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सरल वर्तमान काल इसलिए है क्योंकि यह मेरे बारे में एक तथ्य है कि मैं 15 साल का हूँ, यानी ये एक फैक्ट है ना। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसी हिसाब से तीसरा वाक्य देखते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस इसे क्यों कह रहे हैं? ये वाक्य का अर्थ है पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है। ये प्रेजेंट टेंस इसलिए है क्योंकि यह एक सार्वभौमिक सत्य है। हम सभी जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य की ओर घूमती है ना, चारों ओर घूमती है। तो उस हिसाब से यहाँ पे भी हम देख सकते हैं वाक्य का पैटर्न। यहाँ पे द अर्थ जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा ये सब्जेक्ट? क्योंकि क्रिया अर्थ कर रही है ना, पृथ्वी हमारी क्रिया कर रही है, यहाँ पे कार्य कर रही है। क्या कार्य कर रही है? सन के ओर घूमने की, यानी सूर्य की ओर घूमने की। तो यहाँ पे फिर रिवॉल्व्स क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। क्यों? ये क्योंकि यह कार्य है, चारों ओर घूमना कार्य है। उसी हिसाब से सन जो है वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्यों होगा ऑब्जेक्ट? इसलिए होगा क्योंकि जो सूर्य है वो क्रिया को प्राप्त कर रही है। तो यहाँ पर फिर से सेम पैटर्न है, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये नियम है सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सरल वर्तमान काल को समझने का। अब आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ओर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है दोस्तों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, यानी जैसे जैसे हम बात कर रहे उसी वक्त हमारा जो क्रिया है वो हो रहा है। ठीक है, तो वर्तमान निरंतर काल का उपयोग उस क्रिया को व्यक्त करने के लिए करेंगे हम जो अभी हो रही है। बोलने के समय मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ उसी समय क्रिया हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिखने का नियम क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वर्तमान निरंतर काल को लिखने का हमारा ये नियम होगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? कर्ता। उसके बाद हमने टू बी वर्ब जो सीखा था, मूल क्रिया हमारा जो है वो आएगा यहाँ पे, है ना। उसके बाद हमारा वर्ब आएगा प्लस ing। ठीक है, ये वर्तमान निरंतर काल की एक पहचान है, क्योंकि ये ing जो है वो एक क्रिया को रूप देता है जो कि अभी हो रहा है, वो बताने में हमें मदद करता है। ठीक है, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कारक। तो इस हिसाब से हमारा वाक्य होता है
चलिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होते हैं वो कैसे दिखते हैं आप देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला वाक्य है शी इज गेटिंग रेडी। शी इज गेटिंग रेडी, इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया वह तैयार हो रही है। यहाँ पे दोस्तों हमारा सब्जेक्ट क्या है? तब कर्ता हमारा वह है, क्योंकि यहाँ पे क्रिया कर रही है, वह क्रिया कर रही है ना, वह कार्य कर रही है। तो वह को हम क्या बोलते हैं? शी। शी क्या हो गया? सब्जेक्ट। उसी तरीके से इज लगाया गया है यहाँ पे। हमने बी का एक फॉर्म, वर्ब फॉर्म देखा था, है ना। इज जो है सर्वनाम के हिसाब से बी का एक वर्ब फॉर्म है, तो ये वाला हमारा वर्ब फॉर्म हो गया, यानी क्रिया का एक रूप हो गया। उसके बाद गेटिंग रेडी यानी तैयार होना। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा वर्ब है, जो उसमें वर्ब प्लस ing लगाया है ना यहाँ पे, इसलिए ये क्या हो गया हमारा? यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमें ये दर्शा रहा है, ये जो ing है। उसी हिसाब से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं, क्योंकि क्रिया कोई प्राप्त नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक वाक्य हो गया, वह तैयार हो रही है। ठीक है, ing हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में लगता है, यानी निरंतर काल में लगता ही है। उसी हिसाब से दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, इसका अर्थ क्या हुआ? वे फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो भी वाक्य होते रहा है, रहे हैं, ये सब क्या होते हैं? कंटिन्यूअस टेंस यानी निरंतर काल में आते हैं। ठीक है, उस हिसाब से देखते हैं ये सब्जेक्ट हो गया दे, क्योंकि यहाँ पे उनके बारे में बात कर ही हो रही है, वे जो है उनके बारे में बात हो रही है ना, तो ये हो गया सब्जेक्ट। उसी हिसाब से सर्वनाम के हिसाब से हम बी का जो वर्ब फॉर्म है यानी क्रिया का जो रूप है वो लगाते हैं, यहाँ पे दे के साथ आ जाता है आर, है ना। उसी तरीके से उसके बाद हम लगाते हैं क्या? प्लेइंग जो है हमारा यहाँ पे क्रिया है, क्योंकि खेलना क्रिया होता है ना। प्लेइंग में प्ले जो है हमारा वर्ब है प्लस ing, एंड उसके बाद ये जो फुटबॉल है ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये क्रिया प्राप्त कर रहा है, हमारा फुटबॉल क्रिया प्राप्त कर रहा है, तो वे फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पे क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि वे अभी खेल रहे हैं, ये हो रही है जैसे मैं बात कर रही हूँ, है ना। उसी हिसाब से आई एम स्टडीइंग इंग्लिश। आई एम स्टडीइंग इंग्लिश, इसका अर्थ क्या हुआ? मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आई है वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि आई मेरे बारे में बात हो रही है, क्रिया कर रही, मैं क्रिया कर रही हूँ यहाँ पे, है ना। आई सब्जेक्ट हो गया। बी क्या हो गया? यहाँ पे वर्ब का एक रूप हो गया, हमने पढ़ा था पिछले वर्ब्स में जब हम पढ़ रहे थे, तो ये है ना। उसके बाद स्टडीइंग। स्टडीइंग में क्या है? स्टडी जो है वर्ब है, हमारा क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, उसके साथ प्लस ing लगा दिया है यहाँ पे, है ना। वर्ब प्लस ing, और इसके बाद इंग्लिश क्या हो गया? इंग्लिश हमारा यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि यह क्रिया प्राप्त कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट हैव रिसेंटली हैपेंड और हैव रिसेंटली बीन कंप्लीटेड। यानी वर्तमान पूर्ण काल का हम उपयोग तब करते हैं जब हमारी जो क्रिया है वो अभी अभी हुई है या फिर अभी अभी खत्म हुई है। ठीक है, अभी अभी पूरी हुई है। ठीक है, तो इसका जो नियम है, इसके वाक्य कैसे दिखते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाते हैं हैज या हैव। ठीक है, उसके बाद फिर हम वर्ब लगाएंगे और आखिर में आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए इसके वाक्य कैसे होते देखते हैं हम। आई हैव बिन टू आगरा। आई हैव बिन टू आगरा, तो इसका अर्थ क्या हो गया? मैं आगरा जा चुका हूँ। यहाँ पे जस्ट खत्म हुआ है हमारा ये कार्य, अभी अभी पूर्ण हुआ है, इस तरीके से लिखा गया है इस वाक्य को। तो ये क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो आई है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे करता है ये क्यों है? क्योंकि आई जो है मेरे बारे में बात हो रही है ना, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया।
और मैं क्रिया कर रही हूँ, जाने का काम मैंने किया है। उसी तरीके से हैज़ या हैव लगाते हैं हम, आई के बाद में हैव लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद बिन, बिन को मतलब बिन टू आगरा, इसका अर्थ क्या है, आगरा जा चुका हूँ, मैं अभी अभी जा चुका हूँ। इसके बाद आता है बीन, बीन क्या है, बीन हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्रिया, वर्ब, ठीक है। आगरा क्या हो गया उस हिसाब से, ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि यह क्रिया प्राप्त कर रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव का जो रूप लगेगा, यहाँ पे आई के साथ हैव लगता है तो यहाँ पे हैव लगाया है, प्लस वर्ब हमारा हो गया यहाँ पे बीन, उसके बाद आगरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिखते हैं, ठीक है। ये अभी अभी पूर्ण हुआ, ये आगरा जाने का जो काम है। उसके बाद देखते हैं शी हैज सीन द मूवी। सर्वनाम के हिसाब से हम हैज या हैव लगाते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो अब देखते हैं शी हैज सीन द मूवी, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ उसने फिल्म देखी है। तो ये अभी अभी खत्म हुआ, ये अभी अभी पूर्ण हुआ है ना। तो इस हिसाब से शी जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, क्यों, उसने कार्य किया है इसलिए, ठीक है। शी के बारे में, उसके बारे में बात हो रही है ना, तो शी सब्जेक्ट हो गया। उसी हिसाब से सीन क्या होता है, वर्ब होता है, क्यों, देखना, फिल्म देखना काम है यहाँ पे, कार्य है का, तो सीन क्या हो गया, वर्ब हो जाएगा। और वही हैज या हैव का एक रूप उससे पहले लगता है, तो यहाँ पे हैज लगाया, सर्वनाम जो शी है उसके साथ हैज लगता है, ठीक है। तो उसके बाद मूवी क्या हो गया हमारा, तब ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्यों हो गया, क्योंकि ये जो मूवी है वो कार्य या क्रिया को प्राप्त कर रहा है। तो उस हिसाब से शी मतलब सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वाक्य बन गया, उसने फिल्म देखी है। तो ये प्रेजेंट टेंस में यानी वर्तमान काल में है, और साथ ही या क्या हो रहा है, ये अभी अभी उसने देखी है, मतलब ये पूर्ण हो चुका है, पर ये अभी रिसेंटली हुआ, यानी कुछ समय पहले ही हुआ है। तो ये क्या हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी वर्तमान निरंतर काल। उसी हिसाब से दे हैव डन द वर्क, दे हैव डन द वर्क, इसका अर्थ क्या हुआ, उन्होंने काम कर दिया है। कर दिया है, ये देखने से ही हमें पता चल रहा है ना कि ये अभी अभी हुआ है, अभी अभी पूर्ण हुआ है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, उन्होंने वर्तमान काल में इसे खत्म किया है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते दे का अर्थ क्या है, उन्होंने, उन्होंने मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, ये क्यों हो जाएगा ये सब्जेक्ट, क्योंकि इनके बारे में बात हो रही है ना, ये कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य किया है इन्होंने। उसी हिसाब से हैज या हैव लगता है, दे के साथ हैव लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम देख रहे हैं डन द वर्क, डन क्या है यहाँ पे, कार्य करना, यहाँ पे डन हमारा वर्ब हो गया, वर्क क्या हो गया, जो कार्य प्राप्त कर रहा है, यानी काम जो है यहाँ पे कार्य प्राप्त कर रहा है, इसलिए क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसी हिसाब से सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ हैव लगा है प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस तरीके से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं हैव डन द वर्क। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी वर्तमान पूर्ण काल, ये अभी अभी हुआ, यहाँ पे दिख रहा है हमें, हम देख सकते हैं और बता सकते हैं इसको। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अर्थ है वर्तमान पूर्ण निरंतर काल। तो ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज used to describe actions that have started and are still going on, यानी ये जो कार्य होते हैं ना, जो क्रिया अभी शुरू हो चुकी है और वो अभी भी चल रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पूर्ण निरंतर काल, ठीक है। तो वर्तमान पूर्ण निरंतर काल का उपयोग हम किन क्रियाओं के साथ करेंगे, जो शुरू हो चुकी है और अभी भी चल रही है, ठीक है। इसका पैटर्न क्या होता है, इसका नियम कुछ इस प्रकार है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा यानी कर्ता, उसके बाद हैज या हैव लगेगा, जैसे परफेक्ट टेंस में हैज या हैव का एक रूप लगता है ना, तो ऐसे ही यहाँ पे भी हैज या हैव लगेगा। उसके बाद बीन आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये होने की अवस्था को दर्शा रहा है यहाँ पे बीन। उसी तरीके से उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब, वर्ब के साथ क्या लगेगा, आईएनजी, क्योंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे देखे थे वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, वैसे ही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ भी वर्ब प्लस आईएनजी लगता है, ठीक है, वर्ब यानी क्रिया।
प्लस आखिर में ऑब्जेक्ट या कारक लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं वाक्य कैसे दिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहला वाक्य है इट हैज बीन रेनिंग सिंस द मॉर्निंग। इट हैज बीन रेनिंग सिंस द मॉर्निंग, इसका अर्थ हुआ सुबह से बारिश हो रही है। ठीक है, तो मतलब बारिश शुरू हो चुकी है और अभी भी हो रही है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि कैसे ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी पूर्ण निरंतर काल है यहाँ पे, और वो भी वर्तमान में। तो वर्तमान पूर्ण निरंतर काल है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम पैटर्न यहाँ पे देखते हैं, नियम देखते हैं। इट क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है ना, ये उसी हिसाब से हैज या हैव लगता है इट के साथ। इट जो सर्वनाम है उसके साथ हैज लगता है। उसके बाद बीन लगाते हैं, होने की अवस्था है ये, जो हैज या हैव के साथ बीन लगा रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये जो होने की अवस्था है वो दर्शा रहा है यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे रेनिंग, रेनिंग यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब हो गया। रेन प्लस आईएनजी, रेनिंग, यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी लगता है, वो हो गया यहाँ पे। उसी हिसाब से ये जो मॉर्निंग क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, जो क्रिया प्राप्त कर रहा है। सुबह जो है ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव जो लगता है यहाँ पे हैज है, प्लस बीन है, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, एंड उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से सुबह से बारिश हो रही है, ये क्या हो गया हमारा वर्तमान पूर्ण निरंतर काल। उसी प्रकार हमारा दूसरा वाक्य है दे हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड। दे हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड, इसका अर्थ है वे बहुत मेहनत कर रहे हैं। यह वाक्य हमारा वर्तमान पूर्ण निरंतर काल क्यों है दोस्तों, ये इसलिए है क्योंकि इस वाक्य में हमें बताया जा रहा है कि उन्होंने मेहनत करना शुरू कर दिया है और वही उन्होंने उसे जारी भी रखा है। ठीक है, तो अब हम इसका पैटर्न देखते हैं, वाक्य का नियम देखते हैं। दे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, दे सब्जेक्ट बन जाएगा। क्यों बन जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि इन्हीं के बारे में बात हो रही है इस वाक्य में, और यही है वो लोग जो कार्य कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद दे जो सर्वनाम है उसके साथ हैव लगेगा। ठीक है, हैव लगा यहाँ पे नियम के अनुसार। उसके बाद बीन लगता है, और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगता है ना। यहाँ पे वर्किंग लिखा है यहाँ पे, तो वर्किंग में वर्क क्या है हमारा, क्रिया है। ठीक है, वर्क मतलब काम करना प्लस आईएनजी, वर्किंग। उसके बाद आखिर में यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ये जो वेरी हार्ड जो है ये क्या हो गया, हार्ड यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक है, और इसके बारे में हम बाद में एक पार्ट में सीखेंगे, अभी उसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बस ये समझ लीजिए कि इस वाक्य को हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी वर्तमान पूर्ण निरंतर काल क्यों कहा है। अब आगे बढ़ते हैं अगले वाक्य की ओर। I have been working tirelessly. I have been working tirelessly. ये क्या हो गया दोस्तों, इसका अर्थ है मैं बिना रुके काम कर रहा हूँ। तो इसका अर्थ क्या हुआ, मैंने काम करना शुरू कर दिया है और वही मैं अभी भी उसे जारी रख रहा हूँ, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी वर्तमान पूर्ण निरंतर काल। तो यहाँ पे भी हम नियम या पैटर्न देख लेते हैं वाक्य का। आई क्या है, सब्जेक्ट है। क्यों है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्रिया को किया है ना, मेरे वजह से क्रिया घटित हो रही है। उसी तरीके से आई के साथ हैव लगता है, प्लस बीन लगेगा, फिर होने की अवस्था दर्शा रहा है, प्लस उसके बाद हमारा जो क्रिया है प्लस आईएनजी लगता है ना। तो यहाँ पे क्रिया क्या है, वर्क यानी काम करना प्लस आईएनजी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टायरलेसली लिखा है। टायरलेसली दोस्तों एक एडवर्ब है, इसके बारे में भी हम किसी और पार्ट में पढ़ेंगे, अभी आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पर हर टाइम ऑब्जेक्ट लगना ज़रूरी नहीं है वाक्य के अंत में, इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो इस हिसाब से ये भी क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं, पास्ट टेंस यानी भूतकाल। भूतकाल क्या है दोस्तों, पास्ट टेंस जो है इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस इन द पास्ट दैट हैपेंड इन द पास्ट। ठीक है, तो भूतकाल का प्रयोग हम उन क्रियाओं के लिए करते हैं, उन क्रियाओं का वर्णन करने के लिए करते हैं जो भूतकाल में हुई है, यानी अभी नहीं हुई, वो हो चुकी है। ठीक है, तो इस हिसाब से भी जैसे प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में 4 प्रकार होते हैं, वैसे ही पास्ट टेंस में भी यानी भूतकाल में भी 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है सिंपल पास्ट टेंस यानी सरल भूतकाल, फिर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी
निरंतर भूतकाल, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस यानी भूतपूर्ण काल, और आखिर में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी भूतपूर्ण निरंतर काल। ठीक है, तो अब इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहला सिंपल पास्ट टेंस यानी सरल भूतकाल। तो सरल भूतकाल क्या है दोस्तों? सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट एंड दे कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिस्क्राइब ओल्ड हैबिट्स। यानी हमारा जो सरल भूतकाल है उसे हम उन क्रियाओं के साथ इस्तेमाल करते हैं जो अतीत में हुई है। हम उनका वर्णन करते हैं, उन क्रियाओं का वर्णन करते हैं जो अतीत में हुई है, और वही हम पुरानी आदतों को व्यक्त करते वक्त या वर्णन करते वक्त भी सरल भूतकाल का इस्तेमाल करते हैं, या सरल भूतकाल उस समय मदद में आती है। ठीक है, तो इसका पैटर्न क्या है, इसका नियम ये है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा यानी कर्ता, उसके बाद जो पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब है यानी भूतकाल का जो रूप है क्रिया का भूतकाल का रूप आएगा। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। एक वाक्य में सबसे पहले क्या आएगा? कर्ता, फिर भूतकाल, क्रिया का भूतकाल वाला रूप, और उसके बाद कारक। ठीक है, तो चलिए बढ़ के देखते हैं ऐसे वाक्य कैसे बनते हैं, कैसे दिखते हैं। सबसे पहला है I went to the shop। I went to the shop, तो इसका अर्थ है मैं दुकान पर गया था। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं दुकान जाना, उसका प्रेजेंट टेंस, अगर वेंट का प्रेजेंट टेंस क्या हो जाता? गो होता है ना। तो गो का जो वर्ब फॉर्म है उसे भूतकाल में लिखते हैं जब, तो ये बन जाता है वेंट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं नियम क्या है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। क्यों है? क्योंकि इन्हीं के बारे में बात हो रही है, ये क्रिया कर रहे हैं ना, मैं क्रिया कर रही हूँ यहाँ पे, जैसे देख सकते हैं। तो उसके बाद गो का जो भूतकाल है, ये गो जो क्रिया है उसका भूतकाल रूप लिखा है यहाँ पे वेंट, तो ये क्या हो गया? वर्ब। और वही शॉप क्या है? क्रिया को प्राप्त करता है, इसलिए ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये क्या हुआ? हमारा सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि ये जो भूतकाल में हुआ है उसका वर्णन कर रहा है ये वाक्य। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा वाक्य। माई एल्डर ब्रदर अराइव्ड एट द PTM। माई एल्डर ब्रदर अराइव्ड एट द PTM, इसका अर्थ क्या है? मेरे बड़े भाई PTM पहुंचे। तो इसमें ये सिंपल पास्ट टेंस क्यों है? क्योंकि ये अतीत में हुए चीज़ों का वर्णन कर रहा है। उसी तरीके से हम इस वाक्य को देख के भी बता सकते हैं कि ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस यानी सरल भूतकाल। ठीक है, चलिए पैटर्न देखते हैं अब। सबसे पहला यहाँ पे माई एल्डर ब्रदर, ये यहाँ पे क्या होगा? ये यहाँ पे हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट। क्यों बन जाएगा सब्जेक्ट? क्योंकि यहाँ पे इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, और ये जो है एल्डर ब्रदर यानी बड़े भाई जो है वो जा रहे हैं, वो क्रिया कर रहे हैं, है ना, इसलिए ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। उसी तरीके से अराइव्ड, ये पहुंचना इसका अर्थ है। पहुंचना क्या होता है? इसका प्रेजेंट टेंस अगर होता, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल होता, तो ये अराइव लिखा रहता है यहाँ पे, बट यहाँ पे अराइव्ड लिखा है। ये हो गया भूतकाल, वर्ब का भूतकाल यानी क्रिया का भूतकाल। ठीक है, ये हमारा वर्ब हो गया अराइव्ड यानी पहुंचना। और उसी तरीके से एट द PTM, तो यहाँ पे PTM क्या हुआ हमारा? ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्यों हो गया? क्योंकि ये क्रिया को प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या बन गया? सिंपल पास्ट टेंस। और यहाँ पे पैटर्न बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं, इसलिए आप बता भी सकते हैं कि ये सरल भूतकाल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आई फिनिश्ड माई होमवर्क। आई फिनिश्ड माई होमवर्क, इसका अर्थ क्या है? मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया। ये सिंपल पास्ट टेंस कैसे है? क्योंकि ये अतीत में हुई चीज़ों का वर्णन कर रहा है, पहली बात तो। और दूसरी बात हम ये भी देख के पता लगा सकते हैं कि पैटर्न, इनका जो नियम है वाक्य का, वो भी देख के पता लगा सकते हैं कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। यहाँ पे आई क्या हुआ? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे अपना होमवर्क खत्म कर रही हूँ, मैं कार्य कर रही हूँ, है ना। उसी तरीके से फिनिश्ड क्या हो जाएगा? ये है खत्म करना, इसका अर्थ है। ये क्या है? वर्ब है। क्यों है? क्योंकि खत्म करना एक कार्य है। तो फिनिश हमारा प्रेजेंट टेंस होता है यानी वर्तमान काल होता है, वैसे फिनिश्ड जो है वर्तमान काल की जगह में ये क्या है? भूतकाल है, तो मतलब इस क्रिया का भूतकाल है। उसी तरीके से होमवर्क यहाँ पे क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये क्रिया प्राप्त कर रहा है। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी भूत निरंतर काल। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कब इस्तेमाल करते हैं हम? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब्स व्हाट वी वर डूइंग एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन द पास्ट, यानी अतीत में कोई एक विशेष क्षण में होने वाली क्रिया के बारे में जब हम बात करते हैं तब हम उसे भूत निरंतर काल कहते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से पैटर्न क्या होगा, हमारा वाक्य लिखने का नियम कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर हम लगाएंगे वॉज या वेर, ये दोनों भूतकाल के हैं। ठीक है, उसके बाद वर्ब जो आएगा, वर्ब जो हमारा क्रिया है प्लस आईएनजी लगाएंगे उसमें, और उसी के साथ फिर आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा वाक्य दिखेगा। अब चलिए उदाहरण देखते हैं इन वाक्यों के और समझते हैं ढंग से। I was sleeping when it rained. I was sleeping when it rained. इसका अर्थ क्या हुआ? जब बारिश हुई तब मैं सो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर यानी कोई एक विशेष क्षण है जिसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। मैं यहाँ पे बात कब की कर रही हूँ? जब बारिश हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे वो आई क्या है? सब्जेक्ट हो गया है ना। उसके बाद वॉज या वेयर लगता है, यहाँ पे आई के साथ वॉज लगता है। ठीक है, उसके बाद स्लीपिंग जो है क्या है? सोना। सोना एक कार्य है, तो स्लीप जो है हमारा वर्ब है और वही आईएनजी लगा है उसके साथ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है व्हेन इट रेन्ड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? रेन, है ना। यहाँ पे बारिश जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये वर्ब भी होता है बट यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे जो सोना जो कार्य है उसे प्राप्त कर रहा है, क्रिया को प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ये है वर्ब। ठीक है, अब देखते हैं अगला वाक्य हमारा। आई वॉज स्टडिंग वेन यू कॉल्ड। आई वॉज स्टडिंग वेन यू कॉल्ड, इसका अर्थ क्या हुआ? जब आपने फोन किया तो मैं पढ़ रहा था। तो यहाँ पे ये क्या कहा जा रहा है? ये एक पर्टिकुलर क्षण है, ये एक विशेष क्षण है जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है ना, जो अतीत में गुजर चुका है। अब देखते हैं यहाँ पे पैटर्न, तो इससे हम पता कर सकते हैं। आई क्या है? सब्जेक्ट। वॉज या वेयर लगता है, आई के साथ वॉज लगा है। उसके बाद स्टडीइंग, स्टडीइंग क्या है? पढ़ना, तो स्टडी प्लस आईएनजी है ना, स्टडी प्लस आईएनजी, ये क्या हुआ हमारा? ये वर्ब हुआ यानी क्रिया हुआ प्लस आईएनजी, और उसके बाद ये जो कॉल्ड है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्रिया को प्राप्त कर रहा है, पढ़ने की क्रिया को प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तीसरा वाक्य देखते हैं। माई ब्रदर वॉज प्लेइंग। माई ब्रदर वॉज प्लेइंग, यहाँ पे ये क्या हुआ? इस वाक्य का अर्थ क्या है? इस वाक्य का अर्थ है मेरा भाई खेल रहा था। तो ये एक विशेष क्षण के बारे में बात कर रहा है ना, अभी वो नहीं खेल रहा, वो खेल रहा था। ये हो चुका है पर ये फिर भी उस समय खेल रहा था, वो एक विशेष क्षण है इसलिए यहाँ पे रहा था आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से वाक्य को पैटर्न को देखते हैं। माई ब्रदर क्या हुआ यहाँ पे? सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये क्रिया कर रहा है तो ये सब्जेक्ट बन गया, भाई जो है सब्जेक्ट है। वैसे ही वॉज या वेयर लगता है, यहाँ पे वॉज लगा है। और उसके बाद प्लेइंग, प्ले क्या है? वर्ब है, मतलब प्ले का अर्थ क्या है? खेलना, प्ले प्लस आईएनजी। और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सब वाक्यों में ऑब्जेक्ट रहना जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी भूत निरंतर काल। अब है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस यानी भूतपूर्ण काल। ये क्या है दोस्तों? पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट यूजिंग द पास्ट टेंस, यानी भूतकाल में हुई किसी क्रिया का वर्णन करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? ऐसे वाक्यों में जो होता है ना, हमें इस चीज़ का आभास होता है कि जो क्रिया है वो हो चुका था या हो चुकी थी, इस तरीके से आता है। तो जो अतीत में हुआ कार्य है उसके साथ हम हमेशा इंग्लिश में जो है ना हैड लगाते। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ध्यान दिया होगा दोस्तों, तो हमने हैज़ या हैव का इस्तेमाल किया था। उसी तरीके से
पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हमेशा हैड का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पैटर्न, तो थोड़ा आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे नियम के अनुसार वाक्य कुछ इस तरीके से बनते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर हम हैड लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगाते थे, हैज या हैव, यहाँ पे हैड लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब लगाते हैं, यानी जो हमारी क्रिया है उसका भूतकाल वाला जो रूप है वो लगाते हैं। और आखिर में आता है ऑब्जेक्ट यानी कारक। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गया, आई हमारा सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि आई जो है क्रिया कर रहा है ना, मैं क्रिया कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना। तो ये सब्जेक्ट हो गया। हैड क्या है, पास्ट परफेक्ट, हैड क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद वॉच्ड जो है, वॉच क्या होता है, वॉच का अर्थ है देखना। यहाँ पे वर्ब का जो क्रिया का जो हमारा भूतकाल का रूप है वॉच्ड हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये वर्ब हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे गेम क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि ये क्रिया को प्राप्त कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से ये क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का पास्ट टेंस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आखिरी वाक्य देखते हैं। माई मदर हैड कुक्ड द फूड, माई मदर हैड कुक्ड द फूड। ठीक है, इसका अर्थ हो गया मेरी माँ ने खाना बनाया था। ये अतीत में हो चुका है, हमें इसका आभास हो रहा है ना। उसी तरीके से ये क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे फिर से नियमों के तौर पे इसे देखते हैं। माई मदर क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि माँ जो है वो कार्य कर रही है खाना पकाने का, सब्जेक्ट हो गया। हैड क्या हो गया हमारा, जो लगता है, ये आभास करा रहा हमें ये हो चुका है ना। ये हैड हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में लगता है। प्लस उसके बाद कुक्ड, कुक क्या है, पकाना। कुक्ड क्या हो गया, पास्ट टेंस किसका, कुक करने की क्रिया का, यानी पकाने की क्रिया का पास्ट टेंस है ये, है ना, भूतकाल। तो उसके बाद फिर फूड जो है क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। फूड क्या है, खाना जो है हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि ये क्रिया को प्राप्त कर रहा है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी भूतपूर्ण निरंतर काल। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी भूतपूर्ण निरंतर काल क्या है? Past perfect continuous tense is a tense that is used to describe an action that started in the past, continued for some time and finished in the past. यानी ये जो भूतपूर्ण निरंतर काल होते हैं वे उन वाक्यों में दिखते हैं हमें जिसमें क्रिया जो है वो अतीत में या फिर पहले शुरू हुई थी, भूतकाल में शुरू हुई थी और वो कुछ समय तक जारी रही थी और अब वो भूतकाल में ही समाप्त भी हो चुकी है। तो ऐसे वाक्य कैसे दिखते हैं, इनका पैटर्न क्या है? इनका नियम कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है यानी कर्ता, उसके बाद हम हैड बिन लगाते हैं। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस याद है तो उसमें हम हैज बिन या हैव बिन लगाते थे, बट यहाँ पे हैड बिन आएगा। ठीक है, हमेशा हैड बिन आएगा। उसके बाद आता है वर्ब यानी क्रिया, क्रिया के साथ हम क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। ये कंटिन्यूअस का हमें आभास कराता है कि ये निरंतर है, इसका आभास कराता हमेशा आईएनजी। उसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट यानी कारक आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वाक्यों के उदाहरण और इसे अच्छी तरह से समझते हैं आप। सबसे पहला वाक्य यहाँ पे दे हैड बीन हाइडिंग, दे हैड बीन हाइडिंग, इसका अर्थ है वे छिप रहे थे। दोस्तों, ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये बहुत अच्छे से पता चल रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हैड बिन लिखा है और वही जो हमारा क्रिया है हाइडिंग यानी छुपना, वो आईएनजी के साथ अंत हो रहा है। इसका ये जो वर्ब क्या है, हाइड, हाइड प्लस आईएनजी लगा है यहाँ पे, है ना। तो वाक्य का हम पैटर्न भी देख लेते हैं, नियम देख लेते हैं। दे जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके बारे में बात हो रही है और दूसरी तो ये कि यही लोग क्रिया कर रहे हैं ना, छुपने की क्रिया, छुपने का कार्य। वैसे ही हैड बिन जो है ये लगता ही है वाक्य में जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, यानी भूतपूर्ण निरंतर काल में हैड बिन लगता है। और वही हाइड प्लस आईएनजी, है ना, HIDE, हाइड प्लस आईएनजी, ये क्या हो गया,
हमारा वर्ब है ये, ठीक है। सब्जेक्ट हैड बिन, हाइड प्लस ing, ये वर्ब हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, हर वाक्य में ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा वाक्य देखते हैं, आई हैड बिन प्रैक्टिसिंग अ सॉन्ग। आई हैड बीन प्रैक्टिसिंग अ सॉन्ग, इसका अर्थ हुआ मैं गाने का अभ्यास कर रहा था। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे हैड बिन लगा है, इसका अर्थ क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये पता लग गया। वैसे ही प्रैक्टिस प्लस ing लगा है, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्यों, प्रैक्टिस प्लस ing है, ये क्या है, अभ्यास करने को प्रैक्टिस कहते हैं, प्लस ing लगा है यहाँ पे, ये क्रिया है हमारा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं आई क्या है, सब्जेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि मैं क्रिया कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है ना। यहाँ पे जो भी व्यक्ति है, आई जिसने कहा है, वह गाने का अभ्यास कर रहा है, ये क्रिया है ना। उसी तरीके से हैड बिन लगता है, जैसे कि मैंने बताया था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी भूतपूर्व निरंतर काल में लगता है। उसके बाद प्रैक्टिस प्लस ing है यहाँ पे, प्रैक्टिस प्लस ing यानी ये वर्ब है हमारा। और इसके बाद सॉन्ग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि सॉन्ग जो है हमारा यहाँ पे क्रिया को प्राप्त कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा वाक्य है यहाँ पे, शी हैड बीन लर्निंग खो खो। शी हैड बीन लर्निंग खो खो, इसका अर्थ क्या हुआ, वह खो खो सीख रही थी, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे हैड बीन लगा है, इससे हमें पता चल रहा है ये क्या है, भूतपूर्व निरंतर काल। और वही लर्निंग, लर्निंग में लर्न प्लस ing, ये क्रिया है हमारा, सीखना क्रिया है। तो ये क्या हुआ, वर्ब प्लस ing, इससे हमें पता चल रहा है ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी भूतपूर्व निरंतर काल। तो अभी इसे भी हम देखते हैं अलग अलग करके, वर्ड्स जो है, शब्द जो है हमारे। शी क्या हुआ, सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि शी जो है, जो लड़की है, वो क्या कर रही है, क्रिया कर रही है, कार्य कर रही है। क्या कार्य कर रही है, खो खो खेलने का कार्य कर रही है ना। उसी तरीके से हैड बीन हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है यानी भूतपूर्व निरंतर काल में लगता है। और लर्निंग जो है, ये क्या है, लर्न प्लस ing, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, भूतपूर्व निरंतर काल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हैड बीन लगा है, फिर वर्ब प्लस ing लगा है, और आखिर में ये जो खो खो है वो क्रिया को प्राप्त कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। फ्यूचर टेंस क्या है दोस्तों, फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कब करते हैं हम, फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट विल और मे हैपन इन द फ्यूचर। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि भविष्य काल का उपयोग हम तब करते हैं जब हम उन क्रियाओं का वर्णन करना चाहते हैं जो भविष्य में होने वाली है या हो सकती है भविष्य में, है ना। तो इस हिसाब से हम जैसे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस यानी भूतकाल और वर्तमान काल में हमने 4 प्रकार पढ़े थे, वैसे ही 4 टाइप्स यहाँ पे भी होते हैं, यानी 4 प्रकार फ्यूचर टेंस में भी होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस यानी सरल भविष्य काल। फिर है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी भविष्य निरंतर काल। फिर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी भविष्य पूर्ण काल। और आखिर में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी भविष्य पूर्ण निरंतर काल। इन चारों के बारे में भी हम उसी तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से हमने भूतकाल और वर्तमान काल के बारे में पढ़ा था। तो सिंपल फ्यूचर टेंस से शुरू करते हैं दोस्तों। सिंपल फ्यूचर टेंस किस जगह में इस्तेमाल होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इवेंट्स एंड एक्शंस दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं और कार्यों का वर्णन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सरल भविष्य काल का, ठीक है। तो चलिए इसका पैटर्न देखते हैं। इसका पैटर्न भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, है ना। सब्जेक्ट क्या है, कर्ता, उसके बाद हम विल लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे, अपना वर्ब क्या है, क्रिया, और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है यानी कारक। तो चलिए ऐसे उदाहरण देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्य के और अच्छे से समझते हैं इसे।
सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है आई विल लर्न इंग्लिश। आई विल लर्न इंग्लिश इसका अर्थ है मैं अंग्रेजी सीखूंगा। ये बहुत सरल है, मैं सीखूंगा बोल रहा है, उसने अभी तक सीखा नहीं है। उसने कहा आई विल लर्न। विल हमें ये बता रहा है कि ये होने वाली है, ठीक है। ये जो शब्द है विल वो हमें भविष्य के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आया, सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो आई है, जो भी है, वो जो कह रहा है कि मैं अंग्रेजी सीखूंगा, वो अंग्रेजी सीखने का कार्य कर रहा है ना। तो ये इसलिए सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये क्रिया कर रहा है। और उसके बाद विल लगता है। उसके बाद लर्न क्या है हमारा, वर्ब। लर्न का अर्थ है सीखना, ये वर्ब हो गया। और इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट। क्यों है ऑब्जेक्ट? क्योंकि इंग्लिश क्रिया को प्राप्त कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस विल प्लस क्रिया प्लस कारक, ये हो गया। ये पैटर्न है, ये नियम है इन वाक्यों का। उसके बाद है आई विल वर्क हार्ड फ्रॉम नाउ ऑन। आई विल वर्क हार्ड फ्रॉम नाउ ऑन इसका अर्थ है मैं अब से कड़ी मेहनत करूंगा। मैं अब से कड़ी मेहनत करूंगा। तो ये जगह में भी क्या हमें पता चल रहा है कि उसने कड़ी मेहनत करना शुरू नहीं किया, अभी वो करेगा, भविष्य में करेगा, ये भविष्य में होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका भी पैटर्न, नियम देखेंगे। आई क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कार्य कर रहा है, यहाँ पे क्रिया को कर रहा है ना। विल लगा है उसके बाद वर्क लगा है। वर्क क्या है हमारा, यहाँ पे क्रिया है, तो ये क्या बन गया, वर्ब हो गया, है ना। उसके बाद फ्रॉम नाउ ऑन यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे हमारा अगर देखेंगे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्क हार्ड, हार्ड क्या है, एडजेक्टिव हो गया, ये हम बाद में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो या इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें खाली सब्जेक्ट है, उसके बाद विल है और वर्ब है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। I will help my mother in the kitchen. I will help my mother in the kitchen. तो यहाँ पे इसका अर्थ हो गया मैं रसोई में अपनी माँ की मदद करूँगा, ठीक है। तो इसमें भी उसने करना शुरू नहीं किया है। इस वाक्य से हमें इसका आभास हो रहा है कि वो करेगा, उसने अभी तक करना शुरू नहीं किया है अपनी मम्मी को हेल्प, है ना, माँ को हेल्प करना शुरू नहीं किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम वाक्य देखते हैं, यहाँ पे पैटर्न कैसा है देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहला है आई, सब्जेक्ट हो गया ये। क्यों? क्योंकि ये कार्य कर रहा है यहाँ पे, है ना, क्रिया कर रहा है यहाँ पे। फिर विल लगा है, हमेशा लगता है सिंपल फ्यूचर टेंस में विल, ठीक है। उसके बाद हेल्प क्या है यहाँ पे, हेल्प वर्ब है, क्रिया है। हेल्प का अर्थ है मदद करना, है ना। उसके बाद वो किसकी मदद कर रहा है, मदर की, है ना। तो ये मदर क्या हो गया, ये जो क्रिया प्राप्त कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कब इस्तेमाल करते हैं हम इसका इस्तेमाल तब करते हैं when we want to describe an action that will begin in the future and will continue for a period of time। यानी ये जो कार्य होते हैं, जो क्रिया होती है, जो भविष्य में शुरू होगी और कुछ समय तक जारी रहेगी, उसे हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका पैटर्न भी जरा देखेंगे हम। यहाँ पे लिखा गया है, सबसे पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, कर्ता। उसके बाद आएगा विल बी। विल बी क्या है, होने की अवस्था को दर्शाता है, हमने सीखा था वर्ब्स में, है ना। तो यहाँ पे विल बी, विल क्या है, हमें भविष्य के बारे में बता रहा है, और बी हमें होने की अवस्था के बारे में बता रहा है। प्लस उसके बाद आता है वर्ब, हमारा जो क्रिया है वो आएगा, प्लस आईएनजी डालेंगे। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। और आखिर में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब वाक्यों के उदाहरण देखते हैं हम और समझेंगे अच्छे से। सबसे पहला वाक्य है आई विल बी ट्रैवलिंग टुमारो। आई विल बी ट्रैवलिंग टुमारो इसका अर्थ है मैं कल यात्रा करूंगा। उसने अभी तक किया नहीं है, वो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है आई, पैटर्न देखेंगे और समझेंगे। आई का अर्थ क्या है, सब्जेक्ट हो गया ये हमारा, है ना। क्यों? क्योंकि ये कार्य कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है, यात्रा करने की कार्य कर रहा है ना। और विल भी लगता है किसमें, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अर्थ क्या है, भविष्य निरंतर काल, ठीक है। विल भी भविष्य निरंतर काल में लगता है। और वही ट्रैवलिंग,
ये भी एक तरीका है ट्रैवलिंग। जहाँ पे भी आईएनजी लगता है वो हमेशा एक कंटिन्यूअस टेंस है, ये हमें याद रखना है। क्या है? निरंतर काल है ये, जहाँ पे भी आईएनजी लगेगा। तो ट्रैवलिंग का अर्थ क्या हो गया? यहाँ पे ट्रैवल है ना? ट्रैवल का अर्थ है यात्रा, TRAVEL, ट्रैवल प्लस ING, ये हमारा ट्रैवलिंग बन जाता है। ठीक है, उसके बाद टुमारो क्या है? कल। यहाँ पे ये क्या है? हमें समय के बारे में बता रहा है। टुमारो लिखते ही हमें पता चल जाता है कि क्या है ये? फ्यूचर टेंस है, भविष्यकाल है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे टुमारो एक ऑब्जेक्ट नहीं है, टुमारो एडवर्ब है और हम इसे अभी ध्यान नहीं देंगे। हमें बस ये सीखना है कि सब्जेक्ट होता है, विल भी रहेगा, जो वर्ब है प्लस आईएनजी रहेगा, और ऑब्जेक्ट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है एक वाक्य में। ठीक है, एडवर्ब्स के बारे में हम बाद में आपको सिखाएंगे। अब आगे देखते हैं, दूसरा वाक्य है हमारा, दे विल बी अराइविंग लेटर टुडे। दे विल बी अराइविंग लेटर टुडे, इसका अर्थ है वे आज बाद में पहुंचेंगे, वे आज बाद में पहुंचेंगे। तो इसमें हमें पता चल ही रहा है कि यहाँ पे अभी तक पहुंचे नहीं है, बाद में पहुंचेंगे। ये तो ये क्या हो गया? ये फ्यूचर टेंस है। तो यहाँ पे अब देखते हैं दे क्या हो गया हमारा? दे यहाँ पे होता है सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि वो बाद में पहुंचेंगे, वे पहुंचने का काम कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे एस हो गया ये सब्जेक्ट। विल भी लगता है किसमें? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। उसके बाद अराइविंग, अराइव क्या होता है? एक वर्ब है। पहुंचना क्या है? एक वर्ब है, क्रिया है, अराइविंग, है ना। अराइव यहाँ पे हो जाएगा प्लस ING। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे टुडे लिखा है, फिर से ये क्या हो गया? यहाँ पे एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है इस वाक्य में। ठीक है, अब आगे देखते हैं, द टीचर विल बी गिविंग होमवर्क टुमारो। द टीचर विल बी गिविंग होमवर्क टुमारो, इसका अर्थ हो गया शिक्षक कल होमवर्क देंगे। यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं है, देंगे। टुडे, टुमारो, टुमारो, ये सब जो भी है, ये तीनों वाक्यों में टुडे इस्तेमाल हुआ, फिर टुमारो इस्तेमाल हुआ। इसे तो हमें पता चल ही रहा है कि ये चीज़ अभी तक हुआ नहीं है, होने वाली है ना। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? टीचर, है ना। विल भी किस में लगता है? खाली फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लगता है। फिर उसके बाद गिव प्लस ING, ING किसका हमें आभास करा रहा है? कंटिन्यूअस टेंस का। क्या है? निरंतर काल का, है ना। उसके बाद होमवर्क यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? होमवर्क यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर है, फिर उसके बाद विल भी लगा है, फिर गिव प्लस ING, ये क्या हो गया हमारा? देने को हम क्या कहते हैं? वर्ब है, कार्य है, क्रिया हो गया यहाँ पे। तो गिव प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वाक्य जो होते हैं वो बनते हैं। अब आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट विल बिगिन इन द फ्यूचर एंड विल बी फिनिश्ड बाय अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। यानी ये जो कार्य होते हैं, ये जो क्रियाएं होती है जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, वो फ्यूचर में शुरू होंगी, यानी भविष्य में शुरू होंगी, और वो भविष्य में ही खत्म की जाएंगी। ठीक है, एक समय के तौर पे खत्म किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे पैटर्न हमारा कुछ इस तरीके से होता है, सब्जेक्ट रहेगा यानी कर्ता, फिर विल हैव लगेगा। ठीक है, विल हैव से हमें ये पता चल जा रहा है कि अभी तक हुई नहीं है, वो होने वाली है। ठीक है, प्लस वर्ब जो है हमारा, क्रिया लगेगा यहाँ पे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कभी भी वर्ब के साथ ING नहीं लगता, पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगेगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है? कारक आखिर में। तो मतलब कर्ता प्लस विल हैव प्लस क्रिया प्लस कारक। चलिए आगे बढ़ के वाक्यों को देखते हैं और उदाहरण देख के अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला वाक्य यहाँ पे, आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय टुनाइट। आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय टुनाइट, इसका अर्थ है मैंने आज रात तक अपना गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। मैंने आज रात तक अपना गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों में अगर हिंदी में हम देखेंगे तो इसमें होगा, होगी ऐसे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं,
सबसे पहले एक तो विल हैव लगा है, इसी से हमें पता चल जा रहा है ये परफेक्ट टेंस है, ठीक है। विल हैव से पता लग जा रहा है परफेक्ट टेंस है और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फिनिश्ड यहाँ पे क्या है, हमारा क्रिया हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखा है, बाय टुनाइट। बाय टुनाइट से भी हमें पता चल जा रहा है, बाय टुनाइट से ही हमें पता लग जा रहा है कि ये क्या है, फ्यूचर टेंस है। तो चलिए इसे अब हम वाक्य के पैटर्न या नियम में देखते हैं। आई क्या है हमारा, आई सब्जेक्ट हो गया। विल हैव लगता है किसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। उसके बाद फिनिश्ड जो है ये क्या हो गया हमारा, वर्ब है। और उसके बाद होमवर्क यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या बन गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये भविष्य में होगा, अभी तक ये कार्य हुआ नहीं है, क्रिया कार्य हुआ नहीं है और होकर खत्म भी हो जाएगा। ऐसे वाक्यों को हम क्या कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी भविष्य पूर्ण काल। अब देखते हैं दूसरा वाक्य है, द मैच विल हैव स्टार्टेड बाय 9 AM। The match will have started by 9 AM। इसका अर्थ है मैच कल सुबह 9 बजे तक शुरू हो चुका होगा। क्या होगा, मैच कल सुबह 9 बजे तक शुरू हो चुका होगा, अभी तक हुआ नहीं है, ये होने वाला है और ये होकर खत्म भी हो जाएगा, है ना, ये होकर समाप्त भी हो जाएगा, मतलब शुरू होकर समाप्त हो जाएगा। द मैच यहाँ पे क्या होगा तब, सब्जेक्ट, है ना। फिर विल हैव लगता है किसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यानी भविष्य पूर्ण काल में। फिर स्टार्टेड क्या है, यहाँ पे वर्ब है, शुरू होना क्या है, वर्ब है। एंड बाय 9 AM से हमें ये पता चल रहा है ये क्या है, भविष्य काल में होगा, है ना। 9 AM ये समय ही हमें बता रहा है कि अभी तक शुरू नहीं हुआ है, ये शुरू होगा। तो यहाँ पे क्या लगा, फिर इसमें पैटर्न फिर से वही है, यानी नियम फिर से वही है। वाक्य में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर विल हैव प्लस उसके बाद वर्ब आता है यानी क्रिया, और उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा वाक्य, रूपाली विल हैव रीच्ड बाय टुमारो इवनिंग। रूपाली विल हैव रीच्ड बाय टुमारो इवनिंग। यहाँ पे हमें यह पता चल रहा है कि वो अभी तक पहुंची नहीं है, वो पहुंचेगी और पहुंच के उसका कार्य समाप्त भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना पैटर्न देखते हैं, अपना नियम देखते हैं। रूपाली क्या है, सब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि वो पहुंचने का कार्य कर रही है ना, ये सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। विल हैव किस में लगता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और इसके बाद रीच्ड का अर्थ क्या है, पहुंचना, ये क्या हो गया हमारा, वर्ब। और इसके बाद बाय टुमारो इवनिंग, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, यहाँ पे खाली ये जो टुमारो है उससे हमें ये पता चल रहा है कि ये फ्यूचर टेंस है, ठीक है। टुमारो बाय द वे एडवर्ब है, हम बाद में सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारा बन गया सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब, ठीक है। ये तीनों चीज तो रहना जरूरी ही है, ऑब्जेक्ट ना भी हो तो चलता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट विल कंटिन्यू फॉर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी भविष्य पूर्ण निरंतर काल जो है वो तब हम उपयोग करते हैं, उन क्रियाओं के लिए उपयोग करते हैं जो भविष्य में कुछ समय तक जारी रहेंगी, ठीक है। उन क्रियाओं का वर्णन होता है इससे जो भविष्य में कुछ समय तक जारी रहेंगी। तो यहाँ पे पैटर्न क्या है हमारा यहाँ पे पैटर्न है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट का क्या अर्थ है, कर्ता। फिर उसके बाद आएगा विल हैव बीन, ठीक है। विल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में खाली आता है। और उसके बाद वर्ब आएगा हमारा, क्रिया आएगा प्लस आईएनजी आएगा। आईएनजी हमें किसका आभास कराती है, कंटिन्यूअस टेंस यानी निरंतर काल का आभास कराती है। कोई भी निरंतर काल हो सब में आईएनजी लगता है, ठीक है। उसके बाद आखिर में आता है ऑब्जेक्ट, चाहे तो ये वाक्य में नहीं भी आ सकता है। चलिए देखते हैं उदाहरण और समझते हैं अच्छे से इसको। तो सबसे पहला वाक्य है, आई विल हैव बीन प्लेइंग पियानो फॉर 10 years when I turn 20। ठीक है, आई विल हैव बीन प्लेइंग पियानो फॉर 10 years when I turn 20। इसका अर्थ हो गया जब मैं 20 साल का हो जाऊंगा तो मैं 10 साल से पियानो बजा रहा होगा, ठीक है।
यहाँ पे गौर करिएगा विल हैव बीन लगा हुआ, इसी से हमें पता चल जा रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और ये खाली नहीं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है, प्लेइंग, जो वर्ब है उसके साथ लगता है आईएनजी। तो यहाँ पे ये वर्ब हो गया प्ले, प्ले का अर्थ है खेलना या बजाना, यहाँ पे इसका अर्थ हो गया है ना प्ले प्लस आईएनजी। और वही विल हैव बीन क्या है, ये लगेगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि ये जो है इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, पियानो को बजा रहा है, इसलिए ये सब्जेक्ट हो गया। फिर विल हैव बीन लगा है, फिर प्लेइंग, PLAY प्ले यानी बजाना, उसके बाद ING लगा है, और पियानो क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब दूसरा वाक्य देखते हैं। I will have been exercising for 3 months now. I will have been exercising for 3 months now. यहाँ पे हमें ये क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है मुझे व्यायाम करते हुए 3 महीने हो जाएंगे। तो इसमें हमें ये कैसे पता चल रहा है कि ये भविष्य पूर्ण निरंतर काल है। यहाँ पे हमें will have been लिखा है पहला तो, और दूसरा वर्ब जो है उसके साथ ING लगा हुआ, एक्सरसाइज प्लस ING। ठीक है, इससे हमें यह पता चल जा रहा है कि वो करेगा और वो खत्म भी हो जाएगा, उसके बाद 3 महीने हो जाएंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट, विल हैव बीन लगता है किसमें, खाली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और इसके बाद एक्सरसाइज, एक्सरसाइज प्लस ING, ये क्या हो गया हमारा, वर्ब के साथ ING लगा है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ING। ठीक है, इस तरीके से हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। I will have been working for 4 years in 2022. I will have been working for 4 years in 2022. इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, इसका अर्थ है मुझे 2022 में काम करते हुए 4 साल हो जाएंगे। मुझे 2022 में काम करते हुए 4 साल हो जाएंगे। यहाँ पे हमें कैसे पता चल रहा है कि यह भविष्य पूर्ण निरंतर काल है, यहाँ पे विल हैव बीन लगा है और साथ में वर्ब जो है, क्रिया जो है उसमें वर्क प्लस ING लगा है। वर्क हमारा क्रिया है प्लस ING लगा है। ठीक है, वर्किंग का अर्थ क्या है, काम करना। सब्जेक्ट क्यों है ये, क्योंकि क्रिया कर रहा है ये, आई जो भी बोल रहा है ये, वो क्रिया कर रहा है, कार्य कर रहा है। और विल हैव बीन किस में लगता है, खाली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। वर्क प्लस ING, वर्क प्लस ING, ये हो गया हमारा वर्ब है ना, प्लस ING। एंड यहाँ पे फॉर 4 years in 2022 लिखा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ING। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी के साथ हम काल के बारे में पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब हम आज के वोकैबुलरी की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला शब्द है आज का टेल, TELL, टेल। टेल का अर्थ है बताना। इससे हम क्या वाक्य बना सकते हैं, इससे वाक्य बन सकता है टेल मी व्हाट हैपेंड यस्टरडे। टेल मी व्हाट हैपेंड यस्टरडे, इसका अर्थ है मुझे यह बताओ कि कल क्या हुआ। दूसरा शब्द है ट्राई, TRY, ट्राई। ट्राई का अर्थ क्या है, कोशिश करना। इससे क्या वाक्य बन सकता है, इससे बन सकता है तुम्हें और कोशिश करनी चाहिए। उसी तरीके से तीसरा शब्द है हमारा एनुअल, ANNUAL, एनुअल। इसका अर्थ है हर साल होने वाला। तो इससे हम क्या वाक्य बना सकते हैं, इससे बना सकते हैं द एनुअल पार्टी गॉट कैंसल्ड। द एनुअल पार्टी गॉट कैंसल्ड, इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया हर साल होने वाली पार्टी रद्द कर दी गई है। ठीक है, चौथा शब्द है हमारा सेपरेट, सेपरेट, SEPARATE, सेपरेट। इसका अर्थ क्या है, अलग करना। इससे हम क्या वाक्य बना सकते हैं, इससे हम बना सकते हैं सेपरेट द ब्लैक क्लोथ्स फ्रॉम द वाइट पाइल। सेपरेट द ब्लैक क्लोथ्स फ्रॉम द वाइट पाइल,
इसका अर्थ हो गया काले कपड़ों को सफेद कपड़ों से अलग करो। काले कपड़ों को सफेद कपड़ों से अलग करो। हमारा आज का 5वां शब्द है डेंटिस्ट। DENTIST, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट किसे कहते हैं? डेंटिस्ट दांत के डॉक्टर को कहते हैं। ठीक है, इससे क्या वाक्य बना सकते हैं हम? इससे हम कह सकते हैं I need to take a dentist appointment. I need to take a dentist appointment. इससे हम वाक्य बना सकते हैं I need to meet the dentist today. I need to meet the dentist today. इसका अर्थ है मुझे आज डेंटिस्ट से मिलना है, यानी दांत के डॉक्टर से मिलना है। तो ये हो गए हमारे आज के 5 नए शब्द। अब हम आगे बढ़ेंगे आज के 5 नए वाक्यों की ओर। सबसे पहला वाक्य है they fought. They fought. इसका अर्थ क्या हुआ? उन्होंने लड़ाई की। दूसरा वाक्य है इंडिया won the match. इंडिया won the match. इसका अर्थ है भारत ने मैच जीत लिया। भारत ने मैच जीत लिया। तीसरा वाक्य है I will go on a trip. I will go on a trip. इसका अर्थ है मैं घूमने जाऊंगा। चौथा वाक्य है Can you please repeat what you said? Can you please repeat what you said? इसका अर्थ है क्या आप कृपया अपनी बात दोहरा सकते हैं? और आज का आखिरी वाक्य है What have you been doing? What have you been doing? इसका अर्थ है आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के 5 नए वाक्य। इसी के साथ हम काल जो विषय है उसके अंत में आ गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा अभ्यास दिया गया है। कोष्ठक में बताए अनुसार इन वाक्यों के काल को बदले। अर्थ क्या हुआ? यहाँ पे जो हमारे कोष्ठक में काल दिए गए, फ्यूचर कंटिन्यूअस यहाँ लिखा हुआ है, वैसे यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस लिखा हुआ है। इनके हिसाब से, इन कोष्ठक में जो काल लिखे हैं उनके हिसाब से हमें जो दिए गए वाक्य है ना उन्हें बदलना है। तो यहाँ पे लिखा है दे गो टू स्कूल। मैं पहला वाला करके आपको बताती हूँ, उसी तरीके से आप बाकी का भी प्रयास करिएगा ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहला वाक्य है दे गो टू स्कूल। इसे हमें किस में बदलना है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा दे विल बी गोइंग टू स्कूल। दे will be going to school. ठीक है, ये क्यों है? यहाँ पे will be जो है वो हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस का आभास कराता है, और वही दे क्या है? सब्जेक्ट। गोइंग से भी हमें पता चल रहा है गोइंग, GO, गो क्या है? जाना, एक कार्य, क्रिया है। ये वर्ब हो गया प्लस ING लगता है किसमें? सारे कंटिन्यूअस टेंस में ING लगता है, इसलिए यहाँ पे विल बी लगेगा और ING वर्ब के बाद लगेगा। और यहाँ पे स्कूल क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमने सारे नियमों का पालन करते हुए इसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लिख दिया है। इस वाक्य को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बदल दिया है। उसी तरीके से आपको ये चारों वाक्यों को भी बदलना है। शी इज स्लीपिंग को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना है। शी इज स्लीपिंग अभी किस में है? शी इज स्लीपिंग इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसको हमें पास्ट कंटिन्यूअस में बनाना है। उसी तरीके से ये जो है दे विल फिनिश देयर होमवर्क, ये क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस में है, इसे सिंपल पास्ट टेंस में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसी तरीके से इट इज गोइंग टू रेन, इट इज गोइंग टू रेन, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बारिश होने वाली है। ये क्या है? हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस, और इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? हमें बदलना है इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और वैसे ही आखिरी वाला जो वाक्य है टुमारो आई विल रीच दिल्ली, ये हमारा क्या है? यहाँ पे ये है सिंपल फ्यूचर टेंस, इसे किस में बदलना है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। दोस्तों इसे अभ्यास ज़रूर करिएगा, इससे आपकी जो समझ है वो मजबूत हो जाएगी। इसी के साथ हम इस विषय के अंत में आ गए। हमने काल सीख लिया है विस्तार से, हमने
भविष्यकाल में कितने प्रकार होते हैं, भूतकाल में कितने प्रकार होते हैं और वर्तमान में कितने प्रकार होते हैं, ये सब के बारे में भी सीखा। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम सीखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में, यानी सहायक क्रियाएं।